चारा पर सांबा के नानकेचक में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में जम्मू कठवा सुपर फास्ट बस ने उत्तर प्रदेश जाने वाली बस को पीछे से टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से यूपी जाने वाली बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक लड़की समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। 7 की हालत नाजुक है, उन्हें जम्मू रेफर किया गया है। बाकी अफराद का सांबा अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये मतलब रुक गई, खराब हो गई। हमने बोला उसको कि तू बस साइड पे लगा ले। जैसे तो आ गया था साइड पे लगा के, पीछे से बस आई, हमें कुछ पता नहीं चला। हमने खाली कि जैसे बस ने इसको टक्कर मारी, हमें खाली बम जैसा फटा, ऐसा मतलब महसूस हुआ मुझे। बस में जी यार, मतलब मर जो पीछे जो यहाँ पे वो आया ना, मतलब जहाँ का मतलब शीशा मतलब गया ना, वहाँ पे 4 लोग थे, 4 के 4 मतलब डेड हो गए वहाँ पे। जी आप अकेले थे, कोई और भी था आपके? मेरे फादर के साथ। पापा ठीक है? पापा ठीक है। सर मैं इसमें हीनू में था, जो जेके कठुआ जम्मू से कठुआ जाती है। अच्छा। मतलब ये बंदा बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहा था। मतलब इसका पीछे से ये 100-120 की स्पीड से आ रहा था और इसने पता नहीं कितने बंदों को मार रहा था। बच गया मैं भी कि बस यहाँ पे आके रुकी। एक खंबा भी था, ट्रांसफार्म भी था आपके सामने, कि इसके साथ लगती तो कितनी बुरी हालत होनी थी। ये बंदा, हम पीछे से बोल भी रहे थे कि भाई स्लो चला, ये बंदा एकदम से दौड़ा के आ रहा था गाड़ी। और ये हालत देख लो, हमारी 4-5 बंदों की कैजुअलिटी हो चुकी है आगे अंदर में, और लोगों की टांगे भी कट चुकी हैं। सर एक बात कहूँगा आपको, जम्मू में बोलते हैं ना सिर्फ कि कोई सर मदद के लिए नहीं आया उस टाइम पे, ना अभी आए हैं यहाँ पे बंदे, वहाँ पे पड़े रहे उस टाइम पे, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी अच्छे तरीके से अभी पहुंची है। अभी आधे घंटे बाद, जब एक्सीडेंट होने के 20-25 मिनट बाद, वो बंदे वहाँ पे तड़पते रहे नीचे बैठ के। यहाँ पे पास में पुलिस है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगा यहाँ से ज़्यादा, और यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची आधे घंटे तक। ये हालत है हमारी यहाँ पे, और बंदे भी लगते रोते रहे यहाँ पे, और हमने खींच के निकाले हैं, और मैंने शीशे तोड़ के बंदे निकाले अंदर से। और यहाँ पे सर आपको भी लगी है? मुझे मतलब इतना, ये मेरा फ्रेंड है। ये हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप भी गाड़ी में? हाँ जी, गाड़ी में मैं ऐसी बस में बैठा था। कौन सी गाड़ी? जम्मू से? जम्मू से आ रही क्या है। कुछ कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? इस बस ने काफ़ी तेज कटम लगाया, स्पीड अपनी कम नहीं की, तो उसके पीछे आके उससे गाड़ी से टक्कर लगी, उसके आगे आउट ऑफ कंट्रोल होगी। उसके बाद उनको पता लगा गया, बाकी वो डिवाइडर पे चला दी उन्होंने गाड़ी। ये एक बड़ा ही दुखद हादसा आज हमारे सांबा में आया। नानक चक एरिया में 2 बसों की आपस में टक्कर हुई है, जिससे एक्सीडेंट हुआ। तो अभी तक इसमें जो घायल हुए हैं 10-12 लोग घायल हैं, और 3 की हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि उनकी डेथ हो गई है। जो घायल हुए हैं उनमें से काफ़ी सारे 5-6 हमने जम्मू रेफ़र कर दिए हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ लोग जो जहाँ पे है तो वो आउट ऑफ डेंजर है। तो जैसे इसका पता चला, सबसे पहले तो सरे-दस हमने कोशिश की कि जो लोग इंजर्ड हैं उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पे शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर कोई इंजर्ड है तो वो फ़ौरन वो जो है उसको बचाया जा सके। हमारे पास वो पेशेंट सारे शिफ्ट गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में। उन पेशेंट्स में से 3 पेशेंट से जो डेथ ऑन स्पॉट हो गई थी, वो 3 पेशेंट्स में से 2 पेशेंट पठानकोट के हैं, एक राजपुरा का पेशेंट है। बाकी जो दूसरे पेशेंट्स हमारी इमरजेंसी में लाए गए थे, वो 8 पेशेंट हमने यहाँ रखे हैं, 7 पेशेंट हमने रेफ़र किए हैं। जो पेशेंट हमने रेफ़र किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंजरीज थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, तो उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हमें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। जो बाकी 8 पेशेंट हैं वो हमने यहाँ रखे हैं, उनका हम इलाज कर रहे हैं, और बाकी उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए, जो पेशेंट तो हमने रेफ़र किए हैं वो तो मैक्सिमम सीरियस थे, बहुत कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थे, लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। तो ट्रामा में ये होता है कि जब बहुत मैसिव एक्सीडेंट होता है तो इन पेशेंट्स को एक डिटेल्ड एवेल्यूएशन और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। तो क्योंकि वो मल्टीपल ट्रामा था, तो इन पेशेंट्स को तो हमने वहाँ रेफ़र करना पड़ा। लेकिन जिन पेशेंट्स को थोड़ी ट्रिबल इंजरी हैं या जो एम्बुलेटरी हैं, तो वो 8 पेशेंट हमने यहीं रखे हैं। फौज की 34 आरआर ने आज अकीपुरा मोहनपुरा कुलगाम के पुल के हादसे का शिकार हुई एक टाटा सूमो में सवार मुसाफिरों को बहिफाजत निकालने का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जबकि नाले में गिरी पड़ी सूमो को भी बाहर निकालने का काम अंजाम दिया। फौज की 34 आरआर पार्टी ने जल्द ही हिम्मत का मुजाहरा किया और कई कीमती जानों को बचा लिया। मकामी नौजवानों ने फौज के इक़दाम की काफी सराहना की। बारिश भी हो रही थी और यहाँ पे धुआं भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और यहाँ से एक सूमो आया जो नदी में गिर गया। तो 5 मिनट में हमने आर्मी को फ़ोन किया और 5 मिनट में वो आ गए। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, यहाँ पे गाड़ी ऊपर लेने में मदद की बहुत, और हम सब लोगों की बहुत मदद की। यहाँ पे जो में भी थी, जो जख्मी हो गए थे गाड़ी में, उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। श्रीनगर के SKICC में कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड का इफ्तिताही सेशन मुनक्किद हुआ। 3 रोज़ा इवेंट का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया।
कश्मीर में स्टार्टअप्स के रुझान को बढ़ावा देने के मकसद से ये नज्म कराया गया है। मुख्तलिफ शोबों में नई सोच और नए तरीक़ेकार के साथ सामने आने वाले नौजवानों को यहाँ अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश और उन्हें फ़रोग़ देने का मौका फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान चंद हज़ार रुपयों की नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अपनी हकीकी ताकत को पहचान ले, ताकि मोदी ने जो मौके फराहम किए हैं उनसे वो भरपूर अंदाज में फैज़याब हो सके। उन्होंने बताया कि अपना सेटअप शुरू करने के लिए अहल नौजवानों को सरकारी सतह पर हर किस्म की मदद फराहम की जाएगी। जितेंद्र सिंह का कहना है कि तलबा को सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने कारोबार शुरू करने चाहिए, क्योंकि हुकूमत माली इमदाद देने को तैयार है। हम अपने नौजवानों को रोज़ बरोज़ तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। कामयाबी की कहानियाँ बतानी चाहिए ताकि दूसरों को भी हौसला मिले और वो अपना स्टार्टअप शुरू करें। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज वादी कश्मीर में स्टार्टअप एक्सपो मुनक्कद किया गया 3 दिन का, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि सन 2015 में मोदी जी ने लाल किले से यौम आज़ादी के मौके पर कहा था स्टार्टअप इंडिया, और सारे मुल्क में एक मुहिम शुरू हो गई। ना मालूम क्यों इस तरफ वो उस तरह से उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई वो मुहिम। हालांकि हमारे पास ऐसे सरमाए जो शायद दूसरे कुछ एक रियासतों में या खित्तों में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान भर में जिसका जिक्र हो रहा है, उसकी पैदाइश भी जम्मू कश्मीर से हुई। गुलमर्ग में पहले लेवेंडर की कल्टीवेशन का काम शुरू किया गया था सबसे पहले हिंदुस्तान में, और उसके बाद फिर भद्रवाह में, और जो स्टार्टअप उससे जुड़ गए वो लाखों में खेल रहे हैं, बल्कि कुछ एक बच्चे अपनी कॉरपोरेट नौकरियां छोड़ करके उससे जुड़ गए। तो इसकी मुराद ये है कि कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है और कहीं ना कहीं जहनीत बदलने की ज़रूरत है कि जो सरकारी नौकरी हमारे जहन में धस कर गई है उससे निकल करके ये बच्चों को एहसास हो कि और भी ऐसे मौके हैं मोदी जी ने मुयस्सर किए हुए, जिसके ज़रिए सरकारी नौकरी से कई गुना ज़्यादा आमदन का ज़रिया बन सकता है। और इस वक्त पिछले 7-8 सालों में मोदी जी के ही सदारत में बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जिनके चलते हर तरह की इमदाद और हर तरह का ताउन टेक्नोलॉजी के ज़रिए या माली ताउन के ज़रिए सरकार की ओर से मुयस्सर किया जा रहा है। बैम्बू को लेकर के हमने फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया, बैम्बू को उसकी क्लियरेंस से बाहर कर दिया। इतना बड़ा फैसला 100 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था। हमारे यहाँ 2-2, 3-3 इदारे हैं, बायरैक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, और यहाँ तक ये जो लेवेंडर की कल्टीवेशन हो रही है गुलमर्ग और 6 खित्तों में, इनका हमने टाई अप करवा दिया मार्केट में, महाराष्ट्र गुजरात में, उनके प्रोडक्ट भी वहाँ बिक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भी थोड़ी सी मदद रहे, आपका ताउन रहे मीडिया का, तो नौजवानों के अंदर ये जानकारी पैदा हो और आने वाले 25 साल में जो हिंदुस्तान की इकॉनमी है उसमें एक अहम रोल जम्मू कश्मीर और ये पहाड़ी रियासतें निभाने वाली है, क्योंकि पहले 75 साल ज़्यादातर जनूब और मगरिब की रियासतें रहीं, क्योंकि इस तरह के जो पोटेंशियल थे, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स ऑफ हिमालयाज, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स ऑफ अरोमाज, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये हिंदुस्तान का सरमाया है एक्सक्लूसिव टू इंडिया। जब इसको अमल में लाया जाएगा तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पहले मकाम पर आकर खड़ा हो जाए। कश्मीर की शोरा आफाक डल झील में गुज़िश्ता 30 बरसों से पैदा हुए मसाइल को दूर करने की कोशिश कामयाब हो रही है। लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेविगेशन चैनल्स बहाल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। झील में 15 किलोमीटर तक के आबी रास्ते बहाल किए गए हैं। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऐसे 9 नेविगेशन चैनल खोल दिए जा चुके हैं। इस वक्त हम डल झील के अंदर हैं। डोल डैम ये इलाका कहलाता है, और आप देख सकते हैं ये इलाका जो झील का है, यहाँ पे लिली का गलबा था। लिली की वजह से यहाँ पे कश्तियाँ भी ठीक तरह से नहीं चल पाती थी, और इस वक्त आप देख सकते हैं दूर क्रूज भी चल रहा है। हालत काफ़ी बेहतर है, और अब चैलेंज ये LCMA के लिए ये है कि ये जो लिली है ये दोबारा उगना आए, इसका एक आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हल हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो चैलेंज
وہ یہ ہے کہ جو اس کے راستے تھے, جو آبی راستے تھے جن کو ہم چینلز کہتے ہیں, وہ کھول دی جائیں. اس میں تقریباً ہم نے 15 کلومیٹر کی لینگتھ کے جو نیویگیشن چینلز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ڈسلٹنگ اور ڈریجنگ شروع کر دی ہے. مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جو ڈل میں سرکولیشن ہے, واٹر کوالٹی امپرومنٹ کا جو مین ریزن رہتا ہے, اگر سرکولیشن انکریز ہو جائے گی تو انشاءاللہ طور پہ ہم پر امید ہیں تو اس کی واٹر کوالٹی بھی امپروو ہو جائے گی. ایک سوال جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نالے امیر خان ہو یا باقی جو نالے جن کا فلو ڈل میں ہے, اور بہت ساری غلاظت جو آتی ہے وہ ڈل ان کے تھرو آتی ہے, ان کی صفائی کا کیا؟ اور دوسرا, ابھی ہم صدر قدل کی بات کریں, ریناواری کی بات کریں, یہ ابھی جو پورا فضلہ ہے وہ ڈل میں ہی آ رہا ہے. جو ہمارے انفلو چینلز ہیں, میرکشا نالا ہو, پشپاب نالا ہو, بٹکل ہو یا خاص طور پہ تیلبل نالا ہو, اس میں بھی ہم ایک منصوبہ بند طریقے سے ان کی ریسٹوریشن کا بھی کام چل رہا ہے. اگر آپ میرکشا نالے کے حوالے سے دیکھ لیں تو اس میں ہم 1 کلومیٹر کا جو میرکشا نالا ہے, میرکشا آستان سے جو نکلتا ہے, اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ڈریجنگ چل رہی ہے, اس میں پراپر بنڈنگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی جن چینلز جو آؤٹ فلو چینلز ہیں جن کا آپ نے ذکر کر دیا, تو مین 3 آؤٹ فلو چینلز ہیں, نالہ عامر خان, پھر فتح قدل کنڈیوٹ جو راج نمبل سے جاتا ہے, اور پھر چونٹ کل, ان کی بھی ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے. کچھ ایریاز ہے جو ایریاز آف کنسرن ہے, صدر قدل یا عشائی باغ سائڈ ایریاز ہے, ان کا بھی ہم ریسٹوریشن کے حوالے سے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں ہمارا جو آپ کا صوفی محلہ جو پرانا ایریا ہے پچھلے عشائی باغ سائڈ سے, اس میں تقریباً ہم نے 1 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کو پراپرلی ہم جو ڈیویڈنگ یا للی ایکسٹریکشن کا آئیڈینٹیفائی کر کے کام چل رہا ہے. اس میں تقریباً 70% کام کمپلیٹ. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. یوٹی میں بدلتے ہوئے منظرنامے کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے. نوجوان اب اسپیشل آرمڈ فورسز میں شامل ہونے کے لیے اپنی طاقت بڑھانے والے کھیل سیکھ رہے ہیں. ایک مقامی ٹرینر ٹائیگر کی طرف سے چلائی جانے والی اکیڈمی نوجوانوں کو ان کے خواب پورے کرنے میں مدد کر رہی ہے. پیش ہے ہمارے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی اسپیشل رپورٹ. کشمیری نوجوان اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے سخت ٹریننگ لے رہے ہیں تاکہ وہ فوج, BSF, CRPF جیسی انڈین اسپیشل فورسز میں شمولیت کے جسمانی ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکیں اور اپنی طاقت اور قوت برداشت کو دشمن کی طرف سے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو. ان دنوں کیلیستھینکس کھیل نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. اس کھیل کو سب سے زیادہ چیلنجنگ اور مضبوط بنانے والے کھیل سمجھتے ہیں. ٹائیگر کے نام سے مشہور نوجوان عمران احمد نے ہندوستانی فوج کی مدد سے شہر کے مرکز میں ایک اکیڈمی قائم کی ہے جہاں وہ نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. کیلیستھینکس وہ چیز ہے اس میں آپ فزیکلی اپنا مطلب ایک اچھا خاصا فزیک ڈیولپ کر سکتے ہو وتھ نو اکوپمنٹس, مطلب زیادہ اکوپمنٹس کی ضرورت نہیں ہے, اور مینٹلی اور فزیکلی آپ فٹ رہ سکتے ہو اور آگے چل کے آپ مطلب آرمی یا پولیس فورس جوائن کر سکتے ہو. تو ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں مطلب پہلے باڈی ویٹ ٹریننگ ہوتی ہے, اس کا کیلیستھینک فری اسٹائل ہے, پھر اسٹیٹکس ہے, تو الگ الگ اس کے ڈویژنس. کیلیستھینکس ایک کھیل ہے جس کی تاریخ کی جڑیں مصر میں ہیں اور کیونکہ 1800 کی دہائی میں یہ فوجی جوانوں کے لیے مقبول اور لازمی تھا, کشمیر میں کیلیستھینکس اکیڈمی 2020 میں کھولی گئی. عمران جیسے کوچ نوجوانوں کو اس کھیل کی طرف راغب کر رہے ہیں. اکیڈمی منشیات کے استعمال سے متعلق آگہی کے لیے بھی کام کرتی ہے اور اکثر سری نگر کے مختلف حصوں میں کیمپوں کا انعقاد کرتی ہے. اس اکیڈمی کے ٹرینیز ہندوستانی افواج میں شامل ہونے اور اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے پرجوش ہیں. فائدہ ہے اس سے پہلے اپنی اسٹرینتھ, فلیکسیبلٹی, ہر انڈیورنس, ہر کوئی چیز بڑھتی ہے, مینٹل ہیلتھ بڑھتی ہے اس سے. اور جو آرمی میں ریکوائرمنٹس ہے جیسے کمانڈوز ہے, اسپیشل فورس ہے, ان سب میں جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیلیستھینکس بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اگر کشمیر میں ایک کیلیستھینکس اکیڈمی کھول رکھی ہے ٹائیگر نے, تو عمران نام ہے ان کا, بہت ہی اچھے اور ینگسٹر ہے جو کہ لوگوں کو اسٹرنگتھ کے لیے ٹرین کرتے ہیں. ایسی اکیڈمی ہے جہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے باضابطہ ٹو جوائن دا فورسز, ٹو جوائن انڈین آرمی, ٹو جوائن ادر فورسز ایز ویل. تو ایسا ہونا چاہیے کشمیر میں تاکہ جو ینگسٹرس ہے, یوتھ ہے, تو وہ اپنی اسٹرنگتھ کو لے کے آگے بڑھے اور انڈیا کا اور کشمیر کا نام روشن کرے.
ये खिलाड़ी उम्मीद करते हैं कि एक बार जब उनकी सलाहियतों को मुनासिब तरीके से परवान चढ़ाया जाएगा तो वो न सिर्फ यूटी बल्कि पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद करेंगे। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले कश्मीर में आग लगने के वाकयात सबसे ज्यादा देखने में आते हैं। सर्दियों के दौरान तो आतिशबाजी के वाकयात बढ़ जाते हैं क्योंकि सर्दी से बचने के लिए हीटर, ब्लोअर्स और दीगर इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग गर्मी के आलात को बंद करना भूल जाते हैं। कश्मीर के कुछ इलाकों में मैदानात के दरमियान जगहें काफी तंग है, इसीलिए आग लगने का ज्यादा खतरा रहता है। श्रीनगर में हमारी नुमाइंदा फजा जैनब ने कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बशीर अहमद शाह के साथ खसूसी गुफ्तगू की। अगर डाउनटाउन की बात करें तो तंग गलियां भी है और उसके साथ साथ जो मकान है वो साथ साथ है जिसमें फायर गैप्स नहीं है, वो भी एक वजह है। और दूसरी वजह ये भी है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मकानों का होता है उसमें लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक वजह है। इस बारे में हम जो है तफसील से बात करेंगे जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी कश्मीर बशीर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बशीर साहब, आए दिन हम आग की वारदात देखने को मिलती है, इसमें मेन वजूहत क्या है? क्या कहीं ना कहीं लोगों में केयरलेसनेस है? जी, मैं जहाँ तक ये जो डिज़ास्टर्स हैं, वो मैन मेड डिज़ास्टर्स हो या नेचुरल डिज़ास्टर्स हो, उसमें मैन मेड डिज़ास्टर्स में ये फायर इंसिडेंट जो है ये एक रेगुलर फिनोमेना है और मुझे लगता है लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है कितने इनिशिएटिव्स लेता है कि यहाँ पे जो आग की वारदातें हैं वो कम आए? क्योंकि आप सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस भी जो है वो कैंपेनिंग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि वो किस तरीके से आग पे काबू पा सकते हैं, किस तरीके से आग वारदातें कम हो सकती हैं। बिल्कुल, ये जो आपने अभी बताया कि अवेयरनेस लोगों में है, साल भर अवेयरनेस करते रहते हैं। परसों ही कुछ दिन पहले, एक महीना पहले हमारे जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, डीजी आलोक कुमार जी आए हैं, उन्होंने एक खुसूसी हमें एक डायरेक्टिव्स दिए हैं, एक सर्कुलर निकाला है कि हर बुधवार को कहीं ना कहीं हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेयरनेस या मॉक एक्सरसाइज करें, स्कूलों में जाके या बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स में जो हैं, तो वहाँ ये एक मॉक एक्सरसाइज करें या उनको अवेयर करें। तो ये एक साल भर का हमारा फिनोमेना जारी है। आम लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो ही आग लगेगी फ़ौरन हमें ही बुलाइए। कभी कभार ये होता है कि वो पुलिस स्टेशन को दौड़ के जो पुलिस स्टेशन तक जाते हैं या उनको फ़ोन करते हैं, बाद में वो हमको फ़ोन करते हैं तो उसमें 2-4 मिनट लग जाते हैं। तो डायरेक्ट हमें हमारे कंट्रोल रूम को जिसका नंबर है 101 भी कुछ पोजीशंस है उसके, यानी 10 लोग एक साथ हमारे 101 पर फ़ोन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा दूसरा नंबर है 245-2155, तीसरा नंबर है हमारा 245-2222। क्योंकि यहाँ श्रीनगर में गली कोचे तंग हैं तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो उनको चाहिए कि वो अपनी गाड़ियाँ अपने पास ही रखें, रास्ता खुला रखें। दूसरा ये कि जब भी कहीं पर आग लगती है तो लोगों से मेरी मुतबाना गुजारिश रहेगी कि वो फायर सर्विस को अपना काम खुश असलूबी से करने दें, उनको रास्ता छोड़ें, जमा ना हो जाए। फ़ोटोग्राफी होती है, लोग हर एक अपना अपना मोबाइल लेके फ़ोटोग्राफी करते हैं, उस वक्त ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि फायर सर्विस का अमला इधर से गुजर रहा है। बशीर साहब, आपने कहा कि कुछ एरियाज़ बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे आपने सोपोर का कहा, या हम डाउनटाउन की बात करें तो दुकानें साथ साथ है, जो मकान है वो साथ साथ है। इन एरियाज़ में या इन घरों में, इन एस्टैब्लिशमेंट्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना कितना ज़रूरी है? शॉप्स का या जो बाकी मॉल्स वगैरह यहाँ है तो उनमें भी वहाँ कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। अगर बाकी एस्टेब्लिशमेंट सरकारी हो या गैर सरकारी, उनमें हम कहते हैं कि फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो वाई नॉट इन रेजिडेंशियल हाउसेज जहाँ हम करोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें खर्चा आता है, तो 1-2 हज़ार 4 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ती है। अगर हम थोड़ा अपने खर्चे जात में कमी करें सिर्फ एक महीने में, तो हम 2-4 एक्सटिंग्विशर अपने पास रख सकते हैं। ग्लोबल गुरु नानक मिशन इंसानियत के नजात दहिंदे के तौर पर गुरु तेग बहादुर जी के ताउन को उजागर करने के लिए कश्मीर से दिल्ली तक 5 रोज़ा यात्रा पर है। उनका मुतालबा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के दौरे हुकूमत में कश्मीर की अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जानिब से दी गई कुर्बानी को आलमी सतह पर सराहा जाना चाहिए। देखिए रिपोर्ट।
5 रोजा यात्रा के दूसरे दिन सिख बरादरी के तकरीबन 200 अरकान आज सुबह सवेरे पंजाब के लिए रवाना हुए। यात्रियों का काफिला पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होता हुआ 11 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ये यात्रा गुरुद्वारा सीसगंज साहब चांदनी चौक पर इख्तिताम पजीर होगी, जहां गुरु तेग बहादुर जी ने 11 नवंबर 1675 को शहादत पाई थी। इस यात्रा के मुंतजमीन का कहना है कि चूंकि गुरु तेग बहादुर ने इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, इसलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा से कहेंगे कि उनकी कुर्बानी को आलमी सतह पर सराहा जाए। हम यूनाइटेड नेशन से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इस दिन को, शहीदी दिवस को, जैसे योगा दिवस, बाल दिवस और दिन जो मुकर्रर किए हैं, इसी तरह दुनिया गुरु तेग बहादुर को उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 11 नवंबर 1675 को शहादत हुई थी, 11 नवंबर का दिन उनके लिए समर्पित किया जाए। 2 मिनट की संसार में खामोशी करके गुरु महाराज को अकीदत पेश की जाए। गुरु नानक ग्लोबल मिशन का बड़ा स्पष्ट करके ये मानना है कि गुरु तेग बहादुर जी मानवाधिकार के योद्धा, रक्षक योद्धा हैं और उसको दुनिया उसी नाम से जाने, समझे और माने। इसके लिए गुरु नानक ग्लोबल मिशन की तरफ से सभी देशों के दूतावासों को, जो दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, उन सबको संपर्क किया गया है और सभी देशों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स इस विषय पर मिल रहा है। मुंतजमीन ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम पर अमल करने की अशद जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर में बदअमनी देखी जा रही है। कि दुनिया की इस टाइम पोजीशन क्या है, हर जगह एटॉमिक थ्रेट है, हर जगह लड़ाई चल रही है, गरीब को कुचला जा रहा है। वही समय था जब तब भी गरीब को कुचला जा रहा था, तब भी लोगों को रौंदा जा रहा था। एक बार दोबारा से इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने मुगल शहंशाह औरंगजेब की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। अपने उसूलों से समझौता करने के बजाय उन्होंने कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में अक़लियतों के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तरजीह दी। जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। आपका खैर मकदम है। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज सोपोर के इश्तराक से श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मारूफ शायर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर इकबाल के तसव्वुर इंसानियत और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई। अल्लामा इकबाल की शायरी को नौजवान नस्लों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मालूमाती है और ये सिखाती है कि किस तरह परहेजगार ज़िंदगी गुजारी जाए। सेमिनार में सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर प्रेमी रेशानी की किताब इकबाल और जदीद उर्दू शायरी का रस्म इजरा किया गया। एक मुबाहिसा हो रहा है इकबाल का तस्वुर इंसानियत, क्योंकि अगर हम देखेंगे अल्लामा इकबाल की जो तस्वुर इंसानियत, उसकी रेलेवेंस, उसकी अहमियत आजकल के दौर में शायद ज़्यादा ही है, क्योंकि बुनियादी तौर तख्लीक आदम का जो मकसद था कि यह इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए, उखुवत का पैगाम देने के लिए, मसावात का पैगाम देने के लिए इस मुबाहिसे का इनेकाद किया गया है। इकबाल ने हमेशा इंसानियत और आदम की बड़ाई का जिक्र किया है और इस गोशे को बहुत नज़रअंदाज सा किया गया है, क्योंकि उनकी जो सियासी नबीयत की शायरी है उस पर खूब बात हुई है, लेकिन इस तरह की जो फ़िक्र की बातें हैं, जो जोड़ने की बातें हैं, जो आफाकियत की बातें हैं, जो कुल आलम को अपने साथ रखने की बातें हैं, उस पे बात करके आज मुझे लगता है कि ये बहुत सूदमंद सेमिनार हो रहा है। और इकबाल की आफाकियत का जो तसव्वुर है उसमें आवाम तक एक संदेश ज़रूर जाता है कि इकबाल की बड़ाई है अदब में, इसलिए कि वो हमेशा आदम की बड़ाई की बात करते हैं, इंसान के आला रुतबे की बात करते हैं, उसके अल्लाह के साथ के रिश्ते और कुदरत के साथ की हम आहंगी की बात करते हैं। सनू में
में होटलों वाले सयाहों की एडवांस बुकिंग लेने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि सयाहती मकाम को सर्दियों के दौरान खुला रखने की हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है। होटल और सयाहत की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि यहाँ इम्कानात काफ़ी रोशन नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि बुनियादी सहूलियात की किल्लत के चलते सोनमर्ग को सर्दियों में सयाहों के लिए खुला रखा जा सकेगा। इस संबंध में सोनमर्ग में होटलों और ताजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मौक़िफ़ सामने रखा। कश्मीर होटलियर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुश्ताक अहमद छाया और सोनमर्ग होटलियर्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद हाफिज इसकी सदारत कर रहे थे। यहाँ -10 तक जाता है, 6 फुट बर्फ पड़ता है, उस वक्त हमें गवर्नमेंट को यहाँ बिजली सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए जनरेटर्स वगैरह दीज आर सपोर्टिंग फॉर आवर 2 आवर, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ह्यूमन हमारे जो 5000 मुलाजिम यहाँ होटलों में रहेंगे, व्यापार मंडल में कितने लोग, सोमो वाले, बाकी वाले हजारों में है, ह्यूमन है, उसके लिए यहाँ हर एक फैसिलिटी होने की ज़रूरत है। जैसा कि बिजली कहा, ये पानी कहा, और सबसे पहले ज़रूरी है कनेक्टिविटी। मैं मुबारक देता हूँ गवर्नमेंट को, डिवीजनल कमिश्नर को, वो कुछ महीने पहले आया था इधर, 1 महीना पहले, और हमारे सारे स्टेट हमारे प्रेसिडेंट से भी मिला था। उसने उस वक्त ये बता दे दिया 15 नवंबर को हम ये ट्यूब खोल रहे हैं, हम उसको मुबारक दे रहे हैं। उस दिन वो खोले ट्यूब को, उसी से ये कामयाब रहेगा। पिछले साल जो गवर्नमेंट ने हमारे से वादे किए हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसमें से सिर्फ मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने थोड़ा हमारे साथ 80%, बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहा। जो मेन इशू है यहाँ, देखिए यहाँ होटल पुराने हैं, काफ़ी सारे पुराने होटल, उनमें फैसिलिटियाँ नहीं है, मतलब उनको सेंट्रल हीटेड होना चाहिए, उनका एक वाटर रिजर्व होना चाहिए जिसमें 20-25 हज़ार लीटर पानी अंडरग्राउंड रहे, वो उनके पास नहीं है। जब तक उनके पास रिटर्न सिस्टम नहीं होगा वो होटल नहीं चलेगी। भी इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, 30 साल से हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ एक फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए, जो आज तक भी नहीं है। और जुलाई में मुझे कहा गया है सर ये अप्रूव हो गई है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है। 18 एप्लीकेशन सीओ साहब के पास गई है, उन्होंने रिकमेंड की है डीसी साहब को कि हमें ये माइनर रेनोवेशन करने दे, जब तक मेरे होटल में सेंट्रल हीटिंग नहीं होगी। देखिए कुछ होटल नए बने, उन्होंने फैसिलिटी रखी, लेकिन जो पुराने बने हैं, मार्केट में है, यहाँ पर है, ना उनके पास सेंट्रल हीटिंग है, न उनके पास गर्म पानी का कोई व्यवस्था है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है चलाना। अगर इस वक्त भी 2 दिन 3 दिन में हमें वो ऑर्डर मिल जाता है, हम अपने एफर्ट्स लगा के, बेशक हमारी वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो हम वादी में नए सयाहती मकामात की तलाश और तरक्की हुकूमत की तरजीह रही है और कई नए सयाहती मकामात भी मंजर आम पर लाए गए हैं, लेकिन बाज़ मकामात तरक्की और हुकाम की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। ऐसा ही एक सयाहती मकाम मंडी जी हुमाम मारकोट रफियाबाद के इलाके में वाक़ है। हज़ारों लोग जंगलात के वसी रकबे से घिरे इस खूबसूरत इलाके की सैर के लिए आते हैं। इस इलाके को सयाहत के एतबार से तरक्की दी जाए तो ये इलाका न सिर्फ एक खूबसूरत सयाहती मकाम बन सकता है, बल्कि इलाके के गरीब लोगों को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे। महकमा सयाहत ने इलाके में कुछ तामीरात तो कर दी हैं, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस नए सयाहती मकाम की खूबसूरती में इजाफा करने और पुरकशिश बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। टूरिज़म में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे इंतज़ामिया ने एक हिदायत दी है कि 5 जो ट्रैकिंग जो एरियाज़ हैं वो देने हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। उसमें सबसे मुझे लग रहा है सबसे जो इस वक्त जो हमारा टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है वो मुंडदजी ओबली कितरदजी है, रफियाबाद में पड़ता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम तो हमें है जिसमें वो लैंड का इशू है। लैंड तो वहाँ जो लोगों की ज़मीन है वहाँ पे, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़े। गवर्नमेंट को अगर सिंसियरली वो देखेंगे कि इनके लिए हट्स भी होनी चाहिए, और जो ट्रैकिंग हमारा वहाँ से मुंडदजी से वहाँ विजी टॉप, और जो दूसरा ट्रैकिंग जो हमारी जा रही है फ्राम मुंडदजी से
पंगस वैली। तो ये तो मुझे लग रहा है आज की डेट में हमने बैक टू विलेज 4 में हमने इसको ऑन कार्ड्स रखा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको जल्द से जल्द अप्रूवल हमें फराहम कर देगी। तो इसको तो हम बहुत कुछ समझते थे, मगर ये बाई ग्राउंड पर मतलब ये काम इसका अभी कुछ नहीं हुआ कि इसमें मतलब बाहर के टूरिस्ट आते, यहाँ पर डेवलपमेंट होती तो आगे इन लोगों को, गरीबों लोगों को मतलब रोज़गार मिलता, तो उस रोज़गार से ये मतलब महरूम है। अगर इसमें हुकाम मतलब ऊपर मतलब कोई तवज्जो देती तो हमारे को मतलब मुंदजी में टूरिस्ट को आगे इसका बढ़ावा करती, तो इसमें हमें हमाम, मरकूट, डुनावाड़ी जो कंडी लोग के ये मतलब गरीब लोग थे तो इनको भी मदद मिल जाती। मतलब कागजों में दिखा रहे हैं, बातों में दिखा रहे हैं कि होगी, आज होगी, परसों होगी, साल तो साल आगे चलते, मगर होती नहीं है। जब होगी तो फ़ायदा ही मिलेगा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज भी बर्फबारी जारी रही। आज दिन भर भी सयाहों ने खूब लुत्फ किया। जारी बर्फबारी की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक जाम भी रहा। उधर फिसलन की वजह से गाड़ियों को टायर में जंजीर बांधनी पड़ी। गुलमर्ग में 8 इंच के करीब बर्फ जमा हुई है। वहीं अफरवट और कंगडूरी में भी काफी बर्फ जमा हुई है। इंतजामिया ने फिसलन की वजह से ड्राइवर को एहतियात से चलने की अपील की। गुरेज में आज दोपहर से फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इलाके में अगरचे सुबह से तेज बारिशों का सिलसिला जारी था, ताहम 2 बजे से इलाके में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हाल बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। जिला सदर मकाम बडगाम से महज 4 किलोमीटर दूर गुजरगुंड के लोगों को सड़क और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तंग सड़क की वजह से ट्रैफिक का मसला होता है। मकामी अफराद ने कहा कि इलाके से एक नाला भी गुजरता है और लगातार वहां से जमीन खिसकती है। इलाके में गंदगी के ढेर हैं। लोगों ने कहा कि कई मरतबा इंतजामिया की तवज्जो दिलाई गई मगर मसला हल नहीं किया गया। उनका कहना है कि इस सड़क के लिए फंड्स वागुजार किए गए मगर काम शुरू नहीं किया जा रहा। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B बडगाम से बात की। उन्होंने कहा कि DPR बन चुका है और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द सड़क पर काम किया जाएगा। मुश्किलात तो सर बहुत है। आप देख सकते हो खुद हमारा ये रोड है, एक अगर आप देख सकते हैं एक टाइम पे 2 गाड़ियां यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसके सिलसिले में हम R&B डिपार्टमेंट के पास जाते थे तो वो वहाँ पे बोलते थे कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है। तो फिर हमने मेहनत की, कुछ लोगों ने मेहनत की, तो हमने सेंटर से फंड्स लाए। तो फिर ये लास्ट ईयर नाबार्ड के अंडर हमारा प्रोजेक्ट है जो सैंक्शन हुआ नाबार्ड के अंडर 3.5 करोड़ रुपये आए इसमें। फिर रिसेंटली इसी ईयर में मार्च में टेंडर निकली। तो मार्च के बाद आज तक इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया। मार्च के बाद अब तक साल होने को है लगभग, अब तक इन्होंने काम नहीं स्टार्ट किया। फंड्स भी है इनके पास, तब तक बोल रहे थे कि फंड्स नहीं है। आज फंड्स भी है इनके पास तो काम ही नहीं शुरू कर रहे। बेमारी वसान चारवे बेमार, इंसान बेमार, मुश्क फहलान कर क्या चला सड़क न कह चीज पावर आब पावरस पे जनाब पावर गसान मजबूर पे बसान कल मज कल आब अनान सह चवान तो अन पृसगार कह करे अपील वारिया लटि यस करो कह गई थोद दफ्तर पे चीफ इंजीनियरस तक गई श्रीनगर तम वो बह कर यह पे जनाब सपन यो गोरा कह। गजरगुंड पाटवा 3 किलोमीटर रोड है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹336। ये 3 करोड़ और 36 लाख की अप्रूव्ड स्कीम है। तो मगर उसमें वहाँ ज़मीन की थोड़ी दिक्कत थी। अब लोग मॉडरेट हो गए, वो थोड़ा वाइड करने के लिए रोड को ज़मीन दे देंगे। चीफ R&B कश्मीर रफ़ीक साहब खुद आए थे इस रोड को देखने के लिए। फिर उनकी भी हमने कुछ सजेशन ले ली है रोड को बेटर करने के लिए। तो रिवाइज्ड TS के लिए वो चीफ साहब के पास कल की डेट में जाएगा। तो रिवाइज्ड TS उसमें आके तो इसी महीने उसमें काम भी लगेगा और 1-2 दिन में उसका हम टेंडर आउट कर रहे हैं तो काम इंशाल्लाह लग जाए। दावा है बडगाम इंतजामिया का कि वो लोगों की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो कहानी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इलाके की सड़क को ठीक करने के लिए इंतजामिया ने फंड्स भी दिए थे लेकिन आज उस पर काम भी नहीं हुआ है। उन्होंने एक मरतबा फिर से इंतजामिया से अपील की है इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और जो इनकी मुश्किलात है वो दूर हो सके। न्यूज़ 18 के लिए गजरगुंड बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कुलगाम के मिनी सेक्रेटरीट में आज मेगा ब्लॉक दिवस का इनकाद अमल में लाया गया जिसमें DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने अवामी मसाइल की
सुनवाई की। इस मौके पर जिला अफसरान और आम लोगों ने शिरकत की। ब्लॉक दिवस के जरिए अवामी मसाइल की न सिर्फ सुनवाई होती है बल्कि कई मसाइल का मौके पर ही निपटारा अमल में लाया जाता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बारामुल्ला में पाकिस्तानी कबालियों के जुल्म सितम को कभी भुला नहीं पाएगा। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पर कबायली हमले को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है और हमले को नाकाम बनाने में मोहम्मद मकबूल शेरवानी के किरदार को खराज अकीदत पेश किया जाता है। शेरवानी ने कश्मीरियों की जानें बचाने और भारत की सरजमीन पर जारहियत का मुकाबला करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। जम्मू कश्मीर में घुसने के बाद खूबसूरत शहर बारामुल्ला को पाकिस्तानी दरिंदों ने तहस नहस कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। जब पाकिस्तानी हमलावर बारामुल्ला शहर को तबाह कर रहे थे तो शेरवानी से रहा न गया। उन्होंने अपनी साइकिल पर सवार होकर हालात का जायजा लिया। एक मकामी शहरी को सुनसान सड़क पर देखकर पाकिस्तानी हमलावरों ने उससे श्रीनगर हवाई अड्डे जाने का रास्ता पूछ लिया। जिससे रास्ता पूछा गया वो कोई और नहीं, शेरवानी ही थे। अपने मल्टी कल्चरल शहर को बचाने के लिए शेरवानी ने हाजिर दिमागी का सबूत दिया और गलत रास्ता बताकर हमलावरों को गुमराह कर दिया। ताहम कुछ देर भटकने और बेवकूफ बन जाने का एहसास होने पर हमलावर शेरवानी को ढूंढने के लिए निकले और उन्हें सजा देने के लिए वापस लौटे। शेरवानी बारामुल्ला से 35 किलोमीटर दूर सुंबल में पाए गए। भारत के मुहिब वतनों को डराने के लिए पाकिस्तानियों ने बारामुल्ला में शेरवानी को भयानक सजा दी। तरह तरह की अजियतें देने के बाद शेरवानी को बारामुल्ला टाउन के बीचों बीच सरेआम सूली पर चढ़ा दिया गया। इसी बीच सिख रेजिमेंट के दस्ते हमलावरों से दिफा के लिए श्रीनगर पहुंच गए थे। दरअसल श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करके पाकिस्तानी वादी को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते थे क्योंकि अफवाज हिंद को रसद श्रीनगर से ही पहुंचती थी। म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के सदर तौसीफ रायना और एक समाजी कारकुन सलाम ने बिल्कुल जवानी में शेरवानी की शहादत को बहादुरी और जुर्रतमंदाना काम करार दिया क्योंकि वो शेरवानी की ही कुर्बानी थी जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क के मजमूम अज़ाइम बर वक्त नाकाम बन गए। उन्होंने कहा कि शेरवानी अगर अपनी हाजिर दिमागी न दिखा दे तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर नाकाबिल तसव्वुर हद तक तबाहकुन होती। सबसे पहली बात हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला शहीद मकबूल शेरवानी साहब को जन्नत नसीब करे और जिस तरह से एक नौजवान कम उम्र में खड़ा हुआ जो यहाँ पे कबाली आए थे जिन्होंने यहाँ पे लूट मार अटैक किया, यहाँ पे कत्ल गारत की, तो उनके खिलाफ ये बारामुल्ला का नौजवान खड़ा हुआ और हमारी इज़्ज़त और आबरू के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ। उसको हम सल्यूट करते हैं। अगर आप जाएं, आप कब्रें देखें जिनको बेदर्दी से मारा गया, नन्स को जिनको रेप किया यहाँ पे, और उस दरिंदाना सिफत उन लोगों के खिलाफ एक नौजवान का खड़ा होना, ये बहुत हिम्मत की बात है। मकबूल शेरवानी के नाम का अवार्ड होना चाहिए। मैं ये बात कहने से कतराऊँगा नहीं कि शेर बारामुल्ला, शेर कश्मीर और शेर हिंदुस्तान, असल में अगर शेर कश्मीर की बात करें तो वो शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे। जब कबायली दरिंदों ने यहाँ पर लूट खसूट शुरू की और 1947 में जब वो वारिद कश्मीर हुए और उन्होंने यहाँ पे बेदर्दाना कत्ल किया, चाहे कश्मीरी पंडित्स हो, चाहे कश्मीरी मुस्लिम्स हो या कश्मीरी सिख्स हो या वो कश्मीरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, उनको बेदर्दाना अंदाज में कत्ल किया। यहाँ की औरतों के साथ उन्होंने इस मजदरी का मामला पेश किया, उसके साथ वो लूट खसूट करने लगे। उस टाइम पे 19 साल नौजवान जिसने भारतीय सेना की हेल्प की, जिसने भारतीय सेना की मदद से उन कबायलियों का रास्ता भटकाया और भारतीय सेना के उस मिशन को अपने पाई तक पहुँचने में मदद की। बारामुल्ला टाउन के वस्त में शेरवानी ऑडिटोरियम वो जगह है जहां उन्हें हर साल उनकी बरसी पर याद किया जाता है। इस सिलसिले में मुहिब्बे वतन लोग और सियासी पार्टियां प्रोग्रामों का नज़्म कराती हैं। जिस जुर्रत और जज्बे के साथ शेरवानी ने पाकिस्तानी कबायलियों की पेशकदमी को रोकने की कोशिश की और अपने मादरे वतन के तई और वफादारी वाबस्तगी की शिद्दत का मुजाहरा किया, उसके नतीजे में आज लोग शेरवानी को बारामुल्ला के शेर के नाम से जानते हैं। मकबूल शेरवानी बारामुल्ला में मोहम्मद अब्दुल्ला शेरवानी के घराने में पैदा हुए थे। उनका कुंबा साबुन बनाने की एक छोटी सी सनती यूनिट का मालिक था। अपनी नौजवानी के दिनों से ही शेरवानी इलाके की सियासी सरगर्मियों से भरपूर तरीके से जुड़े रहे।
उन्होंने 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी और कुछ अरसे बाद बारामुल्ला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कट्टर कारकुन के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सज्जाद हुसैन पीर की रिपोर्ट। बांडीपुरा की कांगड़ी पायदारी और दिलकशी के मामले में काफी मशहूर है। ताहम इलेक्ट्रिक आलात के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से जहां कांगड़ियों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, वहीं कांगड़ियां तैयार करने के लिए दरकार मटीरियल महंगा होने की वजह से कांगड़ियां बनाने वाले कारीगर अपने पेशे से मायूस दिख रहे हैं। आप देखिए मोहम्मद सईद की यह खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कांगड़ियां बनाने के मामले में बांडीपुरा का कलूसा इलाका काफी मशहूर है। इस इलाके में सैकड़ों की तादाद में कांगड़ियां बनाने वाले कारीगर आबाद हैं। चूंकि मौसम सरमा ने कश्मीर में अपनी दस्तक दे दी है और इस वजह से कांगड़ियां तैयार करने का काम भी इन दिनों उरूज पर है। ताहम इन कारीगरों का कहना है कि कश्मीर में लोग अब अपने आप को गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक आलात इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से कांगड़ियों की मांग दिन ब दिन कम होती जा रही है। कांगड़ियों के लिए दरकार मटेरियल भी काफी महंगा हो गया है, जिस वजह से कांगड़ियों की कीमत भी बढ़ गई है। पतम 6-7 वरी कार करान यह दो दो मे पत ग कार ब्रो कहीं अब वो थोड़ा कुन सात मजूरी कहीं पे ये सत करान अब अगर वनस ाणो ना ये मज कारीगर मगर कारीगर मिल ना कहीं कांगरी कार दो गो खत्म वजह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आन अम कोर कार खत्म कस कान पे कोल पे ब्या पूर पे हूँ ग 3 रुपये त्रा ब्या ग 22 रुपये त्रा ब्या ग 7 रुपये त्रा पे द्रुग यह ना पे ग पान बना सोरे मोली। मेरी ये अपील रही कि गवर्नमेंट से कि इनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स फ्रेम की जाए ताकि उनको बहुत ही फ़ायदा मिले। आजकल जो कांगड़ियाँ लोग बनाते हैं उनको जो मटेरियल्स है वो बहुत ही महंगे दामों पर मिल जाती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये होगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनके लिए कुछ माकूल स्कीम्स बनाई जाए ताकि इनको भी राहत पहुँचे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीर के शहरी इलाकों में पिछले कुछ अरसे से रिवायती रहन सहन में काफी बदलाव आया है, जिसके चलते अब नए तर्ज के किचन तामीर किए जाते हैं और ये नए किचन यहाँ के रिवायती चूल्हे से महरूम है। अब अगर कोई चूल्हा बनाता भी है ताहम इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि चूल्हा जलाने के बरक्स अब लोग चमचे से एक आध कांगड़ी में नए तरीके से आग डालने का काम अंजाम देते हैं और यूं ये कांगड़ी अब लोगों की जिंदगी से दूर होती चली जा रही है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद।